नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के 70वें स्थापना दिवस पर 26 दिसंबर को पचवादून विकास नगर के एनफील्ड लॉन पश्चिमाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में की मुख्य वक्ता के तौर पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से सुरेश राव कुलकर्णी जी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर से रोशन लाल शर्मा पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर टिकाराम नौटियाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य वक्ता के तौर पर सुरेश राव कुलकर्णी ने अपने संबोधन में कहा है कि अमृत महोत्सव के दौर में जनजातीय कल्याण और आदिवासी समाज के लोगों के और बहुमूल्य योगदान को और उनके स्वाभिमान को जगाने का काम किया जा रहा है। अभी तक जिन महापुरुषों के योगदान पर पर्दा डलता रहा है, उस पर्दे को अब उठाने की आवश्यकता है और आदिवासी समाज के उन महापुरुषों के योगदान को भी राष्ट्र के पटल पर रखने की आवश्यकता है। उसी दिशा में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा प्रकलन संस्थान काम कर रही है। हम आपको बता चलें कि इससे पूर्व में भी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा प्रकलन संस्थान ने जौनसार बाव के केंद्र बिंदु सैया में जनजातीय क्षेत्र के वीर योद्धा नंदराम नेगी की मूर्ति अनावरण कर सैया में भी शौर्य स्थल का आगाज किया। वहीं हमारे सहयोगी रिपोर्टर रवि भरान ने उपस्थित महानुभावों से विभिन्न प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश की है। हम वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम की जो मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा, उपस्थित लोगों के जो रुझाने का काम किया है, वो थी ये प्रदर्शनी। जो प्रदर्शनी जिसको कि हर कोई तराशता ही रह गया। इस प्रदर्शनी में उन महानुभावों के चित्र लगे हुए थे जो कि आदिवासी समाज से निकलकर जिनका योगदान समाज और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बहुमूल्य रहा। कार्यक्रम में विकास नगर के कद्दावर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे और मुन्ना सिंह चौहान ने पहुंचते ही आदिवासी समाज के उस योगदान की लगी हुई इन तस्वीरों को तराशने से भी नहीं चूके। उपस्थित हर कोई जनमानस ये देखकर अचंभित था कि आखिर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए यदि इन महानुभावों का इतना बड़ा योगदान रहा है, तो अभी तक इनको पर्दे के पीछे क्यों रखा गया है। ये सोचने वाला विषय है कि अभी तक के इनके बलिदान को आखिर से राष्ट्र के पटल पर रखने में हम क्यों चूक गए। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा प्रकलन संस्थान से जुड़े लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि अब इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जनजातीय क्षेत्र और आदिवासी समाज के लोगों के स्वाभिमान को जगाने का समय आ गया है। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर दुर्गम क्षेत्र पहाड़ियों से हो रहे पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही खेल के क्षेत्र में भी आदिवासी समाज के योगदान पर फोकस किया गया है। हमारे सहयोगी रिपोर्टर रवि भरान वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उपस्थित महानुभावों के सुझाव भी लेने की कोशिश की है कि आखिर दुर्गम क्षेत्र पहाड़ियों से लगातार बनी समस्या पलायन की समस्या को किस तरीके से दूर किया जा सकता है और क्या एक सामाजिक संगठन सरकार के साथ मिलकर इस कार्य को करेगा या किस तरीके से इस तरीके की समस्याओं को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। आइए अधिक जानकारी के लिए हम सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर रवि भरान के पास और जानते हैं उपस्थित महानुभावों की इस समारोह में विशेष प्रतिक्रिया। 70 साल का जो कल्याण आश्रम का इतिहास है, तो वनवासी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो जो आवश्यक है वो समाज में भी सहयोग करना है। वनवासी क्षेत्र में जो समस्या है इसको दूर करने के लिए भी प्रयास करना। जैसे वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है धर्मांतरण, ईसाई और मुस्लिमों के द्वारा उस क्षेत्र में चलने वाला धर्मांतरण, मतांतरण के जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए। उस प्रकार वामपंथियों के द्वारा वहाँ जो प्रचार चलता है कि आदिवासी को धर्म, ये भी गलत है। वो प्रकृति पूजक है तो पूरा का पूरा हिंदू समाज प्रकृति पूजक है, पेड़ की पूजा करता है, पत्थर की पूजा, तो अलग धूम है। तो इस प्रकार सबके लिए इस प्रकार का संदेश लेना चाहिए कि उस क्षेत्र का जल्दी से जल्दी विकास कैसे हो, वहाँ की समस्या का अंत कैसे हो, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर, आपने धर्मांतरण को लेकर जिक्र किया है, तो कहीं ना आपने जिक्र किया कि हिंदू मुस्लिम के साथ एक वर्षा मुंडा का आपने जिक्र करते हुए कहा था कि विवाह नहीं करना चाहिए, उनसे घर नहीं लाना चाहिए, अपनी बेटी वहाँ नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके की जबकि कानून जो है इस चीज़ को शायद नहीं मानता है। धर्मांतरण का ऐसा है कि कोई भी अगर
बाइबल पढ़ के ईसाई होता है, कुरान पढ़ के मुसलमान होता है, तो उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन इस प्रकार का है क्या? इस प्रकार का नहीं होता। उसके विरोध में हमारा कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इनका जो एक मुद्दा है वो पूरे प्रदेश में और खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्र के लिए गंभीरता का विषय बना हुआ है। उस दिशा में क्योंकि एक सरकार की लॉबी तो काम कर सकती है, पर अखिल वनवासी कल्याण आश्रम वो किस तरीके से उसको धरातल पर उतार पाएगा? वो काम भी करता है। ऐसा है, वहाँ से पलायन करता है, वहाँ पर उनकी जो आजीविका का पूरा है नहीं, इसलिए करता है। अगर आजीविका ठीक तरह से हो तो पलायन करने का कारण नहीं है। उस क्षेत्र का अगर ठीक विकास होता जाता है, वनोपज के लिए उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है, जमीन के ऊपर उसका अधिकार प्राप्त होता है, तो उस सालों से उस क्षेत्र में वो रहता ही है। हम नगर के लोग जाकर वहाँ से लकड़ी काट करके लाते हैं और उनका क्या विस्थापित करते हैं, उसके कारण उनको पलायन करना पड़ता है। तो वहाँ ही उनको ठीक प्रकार से सेटल कर सके। इसलिए देश भर में वनवासी क्षेत्र में जैसे काम चल रहा है, वैसे सरकार के द्वारा भी ये वन धन योजना वगैरह कुछ अच्छी भी काम चल रहे हैं, तो उसका भी ठीक प्रकार से क्या बोलते हैं अवलंबन हो, ये देखना चाहिए। थैंक यू सर। सर, इस कार्यक्रम में आए और जिक्र हो रहा था कि पलायन जो है वह, क्योंकि आप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए रहे हैं और पलायन एक राष्ट्र की सुरक्षा से भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, एक तो पलायन को रोकने का, आपने अभी पीएचडी उपाधि की है उसी जौनसार बावर में, पलायन को लेकर आप क्या सुझाव देंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा से आप किस तरीके से पलायन को देखते हैं? देखिए, पलायन का जो मुख्य कारण है वो हमारे जनजातीय क्षेत्र की सबसे खराब एजुकेशन की और मेडिकल की स्थिति जो है, वहाँ की चिकित्सा स्थिति और वहाँ की एजुकेशन की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। और अगर वो सुधर जाए तो ज़रूर जो पलायन है वो रुक जाएगा। दूसरा, जहाँ तक आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर सब जनजातीय लोग जो कि बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं, हमारे पास के लोग हमारे दोस्त नहीं हैं, इसमें मुझे बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है बोलते हुए, दोनों साइड में जो हमारे देश के दोनों साइड के लोग के बॉर्डर्स पे हैं, और जितने भी जनजाति लोग हैं, वनवासी लोग हैं, वो सब पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, उन एरिया से लगे हुए। अगर आप वहाँ से उन लोगों का पलायन हो जाता है तो तुम्हें हर कदम पे वहाँ फौज रखनी होगी। ये सोचिए कि कितना खर्चा आएगा लोगों को वहाँ हर कदम पे फौज रखने का, जबकि हमारे पास अपने लोग, अपने देश प्रेमी, अपने राष्ट्रभक्त, वो जनजाति और वनवासी समाज के लोग अभी भी वहाँ मौजूद हैं। अगर उनका ध्यान रखा जाए तो शायद बहुत बड़े खर्चे से भी बचा जा सकता है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। जो सामाजिक संस्था है वो कहाँ तक सीमित है? क्या नहीं लगता कि सरकार और सामाजिक संस्था को मिलकर उस समस्या को समाधान ढूंढना पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगेन, ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं ये कम्प्लीमेंट्री रहती है गवर्नमेंट के एफर्ट्स के, और इनका जो काम रहता है वो एक निष्पक्ष काम रहता है, एक निस्वार्थ काम रहता है। और जितनी भी ये संस्थाएं हैं, उन्होंने देख लिया, आपने अभी सुना है 350 के आसपास तो उन्होंने एक छात्रावास खोल रखे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। तो ये जरूर एक ऐसा काम करेगी जिसमें एक क्रांति आएगी, जिसमें बदलाव आएगा, और जो जनजाति क्षेत्र के लोग हैं और उसमें जरूर इस तरह की क्रांति देखने को मिलेगी, जहाँ से बदलाव और वहाँ से पलायन जो है वो रुकने में सार्थक सिद्ध होगा। अभी आपने जिक्र किया त्रिवेणी में कुछ गतिविधियाँ जो है सक्रिय हुई है, क्या लगता है आपको उन गतिविधियों को सक्रियता जो हुई है वो किस कारण से हो पाई है? क्या आपको नहीं लगता कि उस परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं प्रदेश की जो सरकारें हैं या किसी का ना किसी का वहाँ पर अनुमति मिली होगी तभी वो चीज़ें वहाँ हो रही है, और उसको दूर कैसे किया जा सकता है? ये चीज़ तो अपन नहीं कहा जा सकता, सक्रिय है, इतना ज़रूर है कि वहाँ जागरूकता और जागरण की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत और विकास के दृष्टिगत इस चीज़ को वहाँ के लोगों को और डेफिनेटली प्रशासन को, दोनों को मिलकर के देखना होगा, और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई असामाजिक तत्व है उनकी ऐसी कुछ घटना हो जो कि आंतरिक सुरक्षा और ओवरऑल विकास के लिए चुनौती है। आज आप डेफिनेटली ये एक मिल करके
ये सबको करना है। यदि केवल ये समझा जाए कि लोकल लोग जागरूक ना हो, केवल प्रशासन से हम उम्मीद करें तो ये नहीं हो सकता। हर एक आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, और तभी हम सब लोग जो है सफल हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है, ये जो वनवासी कल्याण आश्रम है और हमारे राज्य में उसकी व्यवस्था का सेवा कार्य करना चाहिए, इसके इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं मिलते। एक्चुअली ये सालों लगते हैं इसके इम्पैक्ट आने। हम आज जिस वर्ग को, हमारी संचालिका जिस वर्ग को छू रही है, वो बच्चे अभी प्राइमरी सेक्शन वाले, वही उनमें बीज डाले जा रहे हैं। तो जब तक वो मैच्योरिटी पे आएंगे तब इसके प्रभाव हैं। हाँ, ये जरूर है कि स्वास्थ्य के रूप में जैसे हमारे जो स्वास्थ्य वर्कर के जाते हैं, तो साथ के साथ कहीं पर जो बेसिक या आप कहिए कि फर्स्ट एड जो देनी चाहिए वो मिल जाती है। लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है या कल्चरल चेंजेज है, इट टेक्स टाइम। ये इमीडिएटली कभी नहीं होता कि आज हमने कोई कविता पढ़ ली और हो गया हम दूसरे उस कविता के शब्दों पर चलने लगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो जैसे जैसे आत्मचिंतन उसका बच्चे करेंगे, धीरे धीरे एज के साथ साथ में वो उसको अपनाएंगे, तब उसका इफेक्ट समाज में दिखने लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका तो इस समय हमने अभी जो वीर नंदराम नेगी की मूर्ति का जो लोकार्पण हुआ था, उसमें भी दिख रहा था क्लियरली जो लोग वीर नंदराम नेगी के वंशज हैं, जिस तरह से वो आकर के अपने आंसू टपका रहे थे वहाँ, हम तो वास्तव में अभिभूत हो गए कि देखिए, उनके पूर्वज को आज तक हम सिर्फ हारूनों में जरूर गाते रहे, लेकिन प्रतिमा के रूप में उनको यहाँ पर रखना आज तक किसी ने सोचा नहीं। तो अगर सेवा प्रकल्प संस्थान ने इस पर कार्य किया है तो ये दिखने लगे। और देखिए, आज अब उस मूर्ति को जितने बच्चे देखेंगे वो पढ़ेंगे वहाँ पर जो ऐतिहासिक जो इसमें लेख है, और पर्यटक भी जो आएंगे वो भी देखेंगे, तो वो भी जानेंगे कि ये वास्तव में ऐसे महापुरुष कहाँ के थे, क्या क्या कार्य किए। तो बच्चे भी उससे प्रेरणा लेंगे और जो पर्यटक हैं वो भी इस मैसेज को पूरे देश में ले जाएंगे। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।